एक बार रॉबर्ट का एक दोस्त बहुत दुखी था, जिसके 4 बच्चे थे और वह उन बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा जमा करना चाहता था, लेकिन वह काम उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। वह हर महीने म्यूचुअल फंड में $300 जमा कर रहा था। अब तक वह लगभग $12,000 जमा कर चुका था और आने वाले टाइम में उन बच्चों की कॉलेज का खर्चा होगा $4 लाख। तो वह कैसे संभालेगा? उसके पास केवल 12 साल थे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा बच्चा 6 साल का हो चुका था। मित्रों, यह प्रॉब्लम केवल उनके दोस्त की ही नहीं है, बल्कि यह प्रॉब्लम 90% मिडिल क्लास लोगों की है। आइए जानते हैं कि किस तरह से रॉबर्ट ने और उनके दोस्त ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उसके बच्चों को किस तरह से एक अच्छी एजुकेशन मिली। रॉबर्ट लिखते हैं कि यह 1991 की बात थी। उस समय वहाँ का रियल एस्टेट बाजार दुर्दशा में था। लोग अपना घर बेचने में लगे थे। उन्होंने अपने मित्र को सुझाया कि उसे म्यूचुअल फंड में जो पैसा जमा है, उसके कुछ हिस्से से वह एक जमीन खरीद ले। यह विचार उसे कुछ जम गया, लेकिन उसके पास इतना कैश नहीं था। ऑथर ने कहा कि पैसे की जरूरत नहीं है, दिमाग की जरूरत है। उन्होंने एक घर को खोजना शुरू किया। एक दिन एक अच्छा सा घर मिल गया। किस्मत की बात थी, ऐसा घर उसको मिला जिसमें 3 बेडरूम थे और बाकी सब चीजें थी। उस घर के मालिक को तुरंत घर बेचना था और बाहर जाना था आज ही के दिन, और वह उस घर की कीमत $1,02,000 मांग रहा था। तो लेखक बताते हैं कि हम लोगों ने आगे से बोला कि हम 79,000 में इस घर को खरीद सकते हैं। आपको मानना है तो ठीक है। और उस घर के ऊपर 72,000 का लोन था, यानी अब जो इस घर को खरीदेगा वह लोन उस पर चढ़ जाएगा और वह व्यक्ति फ्री हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त को केवल बचे हुए $7,000 का इंतजाम करना था, जो लोन की रकम और खरीदने की राशि का अंतर था। जैसे ही घर के मालिक ने घर खाली किया, मेरे दोस्त ने मकान किराए पर उठा दिया। सारा खर्च निकालने के बाद, जिसमें लोन की किस्त भी शामिल थी, उसकी जेब में हर महीने $125 आने लगे। उसकी योजना थी कि वह मकान को 12 साल तक अपने पास रखेगा और हर महीने मिलने वाले एक्स्ट्रा $125 का उपयोग करके जल्दी से जल्दी लोन उतार देगा। 1994 में फिनिक्स के रियल एस्टेट मार्केट में अचानक बदलाव आया और उसे उस घर के लिए उसके किराएदार ने $1,56,000 का ऑफर दिया, जो इस घर में रहता था, क्योंकि वह उस घर से प्रेम करने लगा था। जब उसने घर बेचा तो $80,000 कमाए, मतलब जितना उसने लगाया था बैंक का सब कुछ चुका करके उसके पास $80,000 एक्स्ट्रा बची, और यह रकम केवल 2 साल के अंदर बची। वह चाहता तो यही रुक जाता, लेकिन उस पैसे को उसने और जगह इन्वेस्ट कर दिया और फिर उसे वहाँ से कैश फ्लो आने लगा, और उस कैश फ्लो की इनकम को उसने कॉलेज के म्यूचुअल फंड में लगा दिया, और फिर उसके बाद उसने उसे कहीं और इन्वेस्ट किया। धीरे धीरे करके वह खेल समझ गया और खुद ही करने लगा। लेखक कहते हैं कि उसका $4 लाख का लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाएगा, और इसके लिए उसे शुरुआत में केवल $7,000 और थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल करना पड़ा। जो वो हासिल करना चाहता था वह उसे मिल गया, और वह अपनी कैपिटल पूंजी का प्रयोग अपने रिटायरमेंट के लिए कर सकता है, जो अभी उसके कॉर्पोरेशन में निवेश है। इस सफल निवेश रणनीति के कारण अब वह जल्दी ही रिटायरमेंट भी ले सकता है। यह कहानी एक ऐसी आर्थिक समस्या का उदाहरण है जिससे कई परिवार आज भी जूझ रहे हैं। आप अपने बच्चे के लिए किस तरह अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर सकते हैं और कैसे अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत के बजाय अपनी फाइनेंशियल बुद्धि का प्रयोग किस तरह किया जा सकता है, यह इसी का बेस्ट एग्जाम्पल है। लेखक कहते हैं कि हमें हमेशा कोई भी चीज खरीदते समय अपना ऑफर देना चाहिए। वह कहते हैं कि जब भी मैं रियल एस्टेट में एक प्रॉपर्टी चाहता हूँ तो कई प्रॉपर्टी देखता हूँ और सामान्यतः एक ऑफर लिख देता हूँ। अगर आप नहीं जानते कि सही रेट क्या होना चाहिए तो यह मैं भी नहीं जानता। यह तो रियल एस्टेट एजेंट का काम है। प्रॉपर्टी बेचने वाले ज्यादातर बहुत ज्यादा कीमत बताते हैं और मैं उसे कम से कम में खरीदने की कोशिश करता हूँ। लेखक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि मेरी एक मित्र चाहती थी कि मैं उसे अपार्टमेंट हाउस खरीदना सिखाऊं। एक शनिवार को वह, उसका एजेंट और मैं गए और हमने 6 अपार्टमेंट हाउस देखे। 4 तो बेकार थे, परंतु 2 अच्छे थे। मैंने उससे कहा कि वह सभी 6 पर अपनी मर्जी से कीमत लिखे और मालिकों द्वारा मांगी गई कीमत से आधी कीमत का ऑफर दे। यह सुनते ही उसे और उसके एजेंट को बहुत बुरा लगा। उनके हिसाब से यह बदतमीजी होती और इससे मकान मालिक को बहुत बुरा लग सकता था। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया और वे एक बेहतर सौदे की तलाश में चले गए। उन्होंने कभी कोई ऑफर नहीं दिया और वे आज भी सही कीमत पर सही सौदे के लिए भटक रहे हैं। आप ही बताइए, आप अगर कोई घर खरीदेंगे तो आपको क्या पता उस घर की कीमत क्या है, जब तक कि सौदा करने के लिए आपके सामने दूसरी पार्टी न हो। कौन बताएगा आपको उस घर की कीमत क्या है? सब आपको मालिक से ही पता चलेगा कि वह उस घर की क्या कीमत एक्सपेक्ट कर रहा है, और बेचने वाला हमेशा कभी भी उस घर की सही कीमत नहीं बताएगा। वह हमेशा बढ़कर बताएगा।
हमेशा ज्यादा ही मांगेगा तो उसको खुद से अपनी कीमत का ऑफर देना चाहिए। प्रॉपर्टी बेचना बहुत मुश्किल काम है, तो सामने वाला प्रॉपर्टी बेचना चाहता है तो कोई ना कोई रीजन होगा। अपना ऑफर देना जरूरी है क्योंकि वह हमेशा कीमत से ज्यादा ही बोलेगा। लेखक बताते हैं कि मेरे पड़ोसी ने एक रियल एस्टेट $1,00,000 में खरीदा। मैंने उसके बगल में वैसा ही एक रियल एस्टेट $50,000 में खरीदा। उसने मुझे बताया कि वह कीमतों के बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैंने उससे कहा कि फायदा खरीदते समय होता है, न कि बेचते समय। उसने एक गलती की थी। उसने एक ऐसे ब्रोकर को चुना था जिसने खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी थी और मैंने एक बैंक के डिपार्टमेंट की मदद ली थी। मैंने एक फाइनेंशियल एजुकेशन में $500 की फीस देकर यह सीखा था कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। मेरे पड़ोसी का विचार था कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट की इस क्लास के लिए $500 की फीस बहुत महंगी थी। उसने कहा कि उसके पास न तो इतने पैसे हैं और न ही समय, इसलिए वह कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है। लेखक बताते हैं कि मैं पहले तो उन लोगों की तलाश करता हूँ जो खरीदना चाहते हैं और फिर मैं उस व्यक्ति को ढूंढता हूँ जो बेचना चाहता है। मेरा एक दोस्त एक प्लॉट ढूंढ रहा था। उसके पास पैसा था परंतु समय नहीं था। मैंने भी ढूंढना शुरू कर दिया और मुझे मेरे दोस्त की जरूरत से बड़ा जमीन का टुकड़ा मिल गया। अपने दोस्त को फोन किया और उसे इसका ऑफर दिया। उसे जमीन का छोटा टुकड़ा चाहिए था, इसलिए मैंने उसकी जरूरत का टुकड़ा उसे बेच दिया। जमीन का बाकी बचा हुआ टुकड़ा मैंने मुफ्त में ही अपने पास रख लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केक खरीदो और उसे टुकड़ों में बांट दो। ज्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सामान की खोज करते हैं, इसलिए वे कम सामान की ज्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटे विचार वाले लोगों को बड़े अवसर नहीं मिलते, इसलिए अगर आप ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो पहले तो बड़े विचारों को सोचना शुरू कीजिए। दुकानदार भी ज्यादा सामान खरीदने वालों को डिस्काउंट देते हैं। आगे लेखक बताते हैं कि जब मेरी कंपनी को कंप्यूटर खरीदने थे तो मैंने अपने बहुत से दोस्तों से फोन पर पूछा कि क्या उन्हें भी कंप्यूटर खरीदना है। अब हम सब ने मिलकर कई डीलरों से बात की और एक बढ़िया सौदा कर लिया क्योंकि हमें बहुत से कंप्यूटर खरीदने थे। मैंने यही शेयरों के साथ भी किया। जिनकी सोच छोटी है वो हमेशा छोटे ही रहेंगे। उनकी सोच होती है कि अकेले काम करें या फिर काम ही ना करें। उदाहरण के लिए मैंने एक पुस्तक की दुकान में एक बुक द 16% सॉल्यूशन देखी, जिसमें यह सिखाया गया था कि अपने एसेट से 16% इंटरेस्ट कैसे कमाएं। मैंने वह बुक खरीदी और पढ़ डाली और तुरंत काम में लग गया। अगले गुरुवार को मैंने बिल्कुल वही किया जो पुस्तक में कहा गया था। मैंने हर कदम उस बुक के अनुसार उठाया। वकीलों के ऑफिसों और बैंकों में स्थित सौदों के साथ भी यही किया। ज्यादातर लोग तुरंत कदम नहीं उठाते हैं या वे एक तरह से इस बात का इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और उन्हें बताएगा कि उनके द्वारा सीखा गया नया फॉर्मूला गलत है और उसका अनुसरण करना बिल्कुल बेकार है। मेरे एक पड़ोसी ने मुझे बताया कि मेरा 16% का फॉर्मूला बिल्कुल बेकार है। मैंने उसकी इस बात पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने ऐसा करके कभी नहीं देखा था। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजिए जिसने वह किया हो जो आप करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की बातों पर ध्यान न दीजिए जिन्होंने वैसा किया ही नहीं, और ऐसे व्यक्तियों को ढूंढिए जिन्हें उस चीज का एक्सपीरियंस है। उन्हें लंच पर ले जाइए, उनसे टिप्स लीजिए, बिजनेस की बारीकियां समझिए। अपने 16% के फॉर्मूलों को सीखने के लिए मैं टैक्स ऑफिस गया और मैंने वहां पर काम करने वाली सरकारी कर्मचारी को खोजा और मैंने यह पाया वह भी इनमें इन्वेस्ट करती थी। तुरंत ही मैंने उसे लंच का इनविटेशन दे दिया। उसने एक्साइटेड होकर मुझे यह समझा दिया कि इसे कैसे करना है और उसने पूरा ज्ञान मेरे सामने परोस दिया। लंच के बाद उसने पूरे दिन मुझे वे जगह दिखाई जहां मैं इस तरह के सौदे कर सकता था, और अगले दिन तक मैंने उसकी मदद से 2 बड़े रियल एस्टेट को पा लिया था और मैं तब से उन पर 16% की दर से ब्याज कमा रहा हूँ। मुझे पुस्तक पढ़ने में 1 दिन लगा, 1 दिन कदम उठाने में लगा और लंच में 1 घंटा लगा और 2 बड़े सौदे करने में केवल 1 दिन लगा। मैं जो सीखना चाहता हूँ उस विषय पर मैं महंगे सेमिनारों में भी जाता हूँ। मैं इसलिए अमीर हूँ और मुझे इसलिए नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे ये कहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेकर मैं अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा हूँ। वे आज भी वही काम कर रहे हैं जो पहले करते थे और आज भी अमीर नहीं है। रॉबर्ट बताते हैं कि मैंने बहुत सारे अपनी जिंदगी में बेहतर सौदे कैसे किए। जॉगिंग करते करते मैं चेंज को नोटिस करता था। किसी ऐसे एरिया में चला जाता था घूमने के लिए जो नया हो और मैं कई महीनों तक वहाँ पर जॉगिंग करता रहता था। दूध वाले से बात करता था, वहाँ के छोटे दुकानदारों से बात करता था क्योंकि इन लोगों को सबसे ज्यादा एरिया के बारे में जानकारी होती है, और फिर वहाँ पर कोई जमीन खरीदता था। तो मित्रों, इन सब एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा? पहले एग्जाम्पल में जिसमें उनके दोस्त ने अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से किस तरह से पैसों का पेड़ लगाया और अपने बच्चों की एजुकेशन
और अपने रिटायरमेंट के लिए ऐसी व्यवस्था की कि उसके पास हमेशा पैसे आते रहें, और वह भी उसने बहुत कम इन्वेस्टमेंट से शुरुआत की थी। दूसरे एग्जाम्पल में, जिसमें रॉबर्ट की एक दोस्त घर खरीदना चाहती थी, लेकिन उसने कभी कोई ऑफर नहीं दिया और वह कोई घर खरीद भी नहीं पाई। उससे हमने सीखा कि हमेशा किसी भी चीज को खरीदते समय यदि हमें उसकी कीमत नहीं पता है तो उसको कम से कम कीमत का ऑफर दीजिए। और तीसरे एग्जाम्पल में, जब लेखक के एक मित्र ने जो मकान 1 लाख में खरीदा था, उसी स्थान पर उसी तरह का मकान लेखक ने 50,000 में खरीदा, वह भी उन्होंने अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से ही किया। और फोर्थ एग्जाम्पल, जिसमें लेखक ने द 16% सॉल्यूशन बुक के हिसाब से 16% ब्याज की कीमतों वाले सौदों को किया। उससे लेखक यह सिखाना चाहते थे कि जब आप किसी नए फॉर्मूले को या किसी नई नॉलेज को काम में लाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को ढूंढिए जिन्हें उस चीज का एक्सपीरियंस है जो आप करना चाहते हैं, और ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए जिन्होंने वह काम कभी नहीं किया, और न ही उनसे सलाह मांगे। अपनी लाइफ के आसपास हो रही चीजों को देखिए और समझिए, अपने अंदर के फाइनेंशियल जीनियस को जगा कर रखिए। तो मित्रों, यह सब एग्जाम्पल देकर लेखक बताना चाहते हैं कि वह किस तरह से अमीर बने। सबसे पहला पॉइंट है कि आप जो कर रहे हैं वह करना पहले बंद करें और कुछ देर अवकाश लें और सोचें कि कौन सी चीज आपके काम आ रही है और कौन सी चीज आपके काम नहीं आ रही है। यह तो पागलपन है कि आप काम करते चले जा रहे हैं और आप यह नहीं देख पा रहे हैं कि वह बिजनेस, वह काम हमें फायदा दे रहा है या नहीं। ज्यादातर लोग काम करते रहते हैं और वह रुक कर यह सोचने की हिम्मत नहीं करते कि हमें क्या करना चाहिए। नए विचारों की तलाश कीजिए, नए फॉर्मूले सीखिए, नई बुक्स पढ़िए और तुरंत काम में लग जाइए। ज्यादातर लोग फॉर्मूले सीख लेते हैं, क्लासेस में चले जाते हैं, लेकिन कदम नहीं उठाते। वे इंतजार करते रहते हैं कि कोई उन्हें कहेगा कि फॉर्मूला गलत है या सही है। फाइनेंशियल एजुकेशन लें। लेखक बताते हैं कि मैं अखबारों में नई और रोचक कक्षाओं की खबर खोजता रहता हूँ। इनमें से कई तो मुफ्त होती हैं या उनकी फीस बहुत कम होती है। आगे लेखक कहते हैं कि आप जो भी चीज खरीदना चाहते हैं उसकी कीमत का ऑफर अपनी तरफ से दें। इतिहास से सीखें। स्टॉक एक्सचेंज की सभी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थी। कर्नल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं हुए थे जब तक कि 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ नहीं गंवा दिया था। बिल गेट्स 30 साल से भी कम उम्र में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। सबसे महत्वपूर्ण शब्द है करो, जैसा इस पुस्तक में कई बार दोहराया जा चुका है। संपत्ति के पुरस्कार को पाने के लिए पहले आपको सक्रिय होना पड़ेगा, तो काम पर जुट जाएं अभी से ही। और लेखक कहते हैं कि फाइनली इस बुक को खत्म करते करते मैं इस बुक का एक कंक्लूजन बता रहा हूँ। इस बुक का मकसद किसी को ग्रीडी आदमी बनाना नहीं है, पैसे के लिए पागल बनाना नहीं है, बल्कि यह सिखाना है कि पैसे की समझ क्यों जरूरी है और किस तरह से हम उसे अप्लाई कर सकते हैं, जो आज के युग में बहुत जरूरी है। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि रिच डैड पुअर डैड बुक समरी से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इस बुक में लिखी गई बातों को समझने के लिए इस बुक को अवश्य पढ़िएगा। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।